नमस्कार दोस्तों, इन 11 साल में सैकड़ों विदेशी यात्राएं हुए, सैकड़ों अरबों करोड़ों खर्च हुए, हजारों चमकदार तस्वीरें खींची गई, लेकिन जब भारत पर हमला हुआ तो दुनिया की कोई भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं रहा। जो विदेश नीति को जनता के ताकत के रूप में सामने परोसी गई, असल में वो एक इवेंट मैनेजमेंट था। हमारी भारतीय सेना जो हमेशा से राजनीति से ऊपर मानी जाती थी, लेकिन आज का दुर्भाग्य यह है कि प्रधानमंत्री सेना का वर्दी पहन करके चुनावी मैदानों में सेना की अस्तित्व को घसीटा जा रहा है। जिस जवान ने सरहद पर अपनी जानें दी, उनकी शहादत को भी अंतिम कॉन्ट्रैक्ट समझ करके भुला दिया जा रहा है। और जिन विदेशी दौरों के साथ भारत की जीत बताई जा रही थी, असल में उन सब के पीछे एक कॉरपोरेट घरानों की तिजोरी भरी जा रही थी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉमन कंसर्न है। किसी भी चीज को देखने तक ही सीमित नहीं होता है। किसी भी चीज को सपोर्ट करना और उसे आगे बढ़ाना, ये होता है असली कर्तव्य। आप भी इस चीज का अदा करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो में आते हैं वापस से अपने टॉपिक पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से विदेश नीति को कवार के रख दिया गया है। 11 साल में सैकड़ों विदेशी दौरे हुए, अरबों रुपए खर्च किए गए, लेकिन जब भारत को दुनिया की जरूरत थी तो दुनिया की कोई भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। जब पहलगाम जैसे आतंकी हमले होते हैं, पाकिस्तान के साथ आतंकवाद का मुद्दा उठता है, तो भारत के साथ कोई भी विदेशी ऐसा देश नहीं था जो खुलकर भारत के साथ खड़ा हो। क्योंकि हमारी विदेश नीति की सच्चाई ये है कि अमेरिका ने सिर्फ एक ट्वीट करके सीज फायर करने की बात की। चीन और तुर्की ने खुले तौर पर पाकिस्तान का साथ दिया। रसिया, जो हमारे दशकों से अच्छा एक मित्र देश हुआ करता था, वो भी इस बार चुप्पी साधा रहा। खाई जैसे देश, जहां पर प्रधानमंत्री दर्जनों यात्राएं की, लेकिन वहां से भी किसी प्रकार की राजनीतिक सपोर्ट नहीं मिला। यानी कि भारत हर मोर्चे पर अकेला खड़ा दिख रहा है अब। और इन सब के बीच अगर भारत को कुछ मिला तो वो था सिर्फ प्रधानमंत्री की हक डिप्लोमेसी। जहां पर प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर जाते हैं तो विदेश के राजनयिकों के साथ गले मिलते हुए, हंसी ठिठोली करते हुए दिखते हैं, लेकिन जब असल वक्त आता है, वही देश भारत के साथ कभी भी खड़ा नहीं दिखता। जो भारत कभी भी गुप्त निरपेक्ष आंदोलन का नेता कहा जाता था, आज सिर्फ फोटो और भाषणों तक ही सीमित रह गई है। लेकिन असल सवाल आता है कि जब भारत की ऐसी स्थिति डाउनफॉल हो रही थी, तो ये सच्चाई आखिर जनता तक पहुंची क्यों नहीं? तो उन सब के बीच सबसे बड़ा खेल मीडिया ने खेला। हाल ही के घटनाओं में हमने देखा कि जब हमारे देश में पहलगाम आतंकी हमले जैसे घटनाएं होती है, तो मीडिया ने टीवी चैनलों पर युद्ध का माहौल बना दिया और न्यूज एंकर झूठ के नैरेटिव फैला करके, जोर जोर से चिल्ला करके, नौटंकी के तौर पर में हर न्यूज चैनल ने खुलकर ये बताया, भारत ने पाकिस्तान को रौंद दिया, हमने इस्लामाबाद जीत लिया, हमने कराची को लूट लिया। Even resorted to using the sirens of war in the background. इंडियन नेवी की पोजीशन यहाँ पर कहीं पर है, यहाँ पर इंडियन नेवी है। कराची का नेवल बेस, उसको मेजर डिस्ट्रक्शन हुआ है। कराची बंदरगाह पर भारी तबाही हुई है। 10 से ज्यादा धमाके वहां पर देखने को मिले, सुनने को मिले हैं। Even an Indian. ये सभी फेक हेडलाइंस चलाई जा रही थी। नकली ग्राफिक्स के जरिए मिसाइलें, लड़ाकू विमान, बम धमाके और सायरन बजाए जा रहे थे, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कहीं अलग था। जमीनी हकीकत ये था कि हमारे भी डिफेंस में बहुत सारे नुकसान हुए, हमारे भी बहुत सारे जवान शहीद हुए, लेकिन ये सारी चीजें कभी भी मीडिया ने दिखाई नहीं। मीडिया सिर्फ वही प्रोपेगेंडा फैलाई जो सत्ता चाहती थी। और इन सब के बीच अचानक से अमेरिकी राष्ट्रपति का एक ट्वीट आता है और युद्ध सीज फायर हो जाता है। और इस युद्ध के परिणाम को लेकर के जब देश की जनता ने सरकार से सवाल पूछना शुरू किया, तो ये मीडिया रोज रात 9 बजे आकर के जनता का ब्रेन वॉश करना शुरू किया। उस मेन स्ट्रीम मीडिया के मंच पर जिसने भी सवाल पूछा या जिसने भी सरकार के खिलाफ आवाजें उठाई, उसे देश का गद्दार कहने लगे। और इन सब भीड़ में अगर किसी पत्रकार ने अगर निष्पक्ष तौर पर अगर सवाल की, तो उसे न्यूज चैनलों से निकाल दिया जाने लगा। जो भारतीय मीडिया कभी एक समय पर जनता की आवाज हुआ करती थी, आज वो एक सत्ता का भोंपू बन के रह गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारतीय सेना हमारी भारत की राजनीति से हमेशा ऊपर रही है, लेकिन अब इस समय की सरकार जो है, अब भारतीय सेना को भी एक चुनावी पोस्टर के तौर पर यूज कर रही है। हाल ही में हमने कुछ ऐसे इवेंट देखे हैं जहां पर प्रधानमंत्री हमारे भारतीय जवान के वर्दी यूनिफॉर्म पहने हुए और भाषण देते हुए दिखते हैं। जवानों की शहादत के बदले वो वोट बैंक की राजनीति करते हुए दिखते हैं। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम
आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? अगर भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग ये एक कानूनन अपराध है, क्योंकि ये वर्दी वही है जो तिरंगे और संविधान के लिए पवित्र मानी जाती है। आज का हालात ये है कि भारत में भारतीय सेना का राजनीतिकरण इस लेवल पर किया जा रहा है कि अग्निवीर जैसे योजनाओं को ला करके भारत के कई करोड़ों युवाओं को बेरोजगार बनाने की ओर ढकेला जा रहा है, जिसमें 4 साल की नौकरी, बिना पेंशन और बिना किसी गारंटी की रिटायरमेंट। और इन सब के बीच अगर वो अग्निवीर जवान शहीद हो जाता है तो उसे सही रूप में बलिदान का दर्जा भी नहीं दिया जाता। आज अगर अग्निवीर की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो कर्नल मनप्रीत सिंह जैसे अधिकारी की मौत इसलिए हुई कि वो एक अनुभवीहीन अग्निवीर जवान को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये रिपोर्ट आप जाकर के किसी भी न्यूज चैनल पर पढ़ सकते हैं। पहले शहीद हुए जवान को एक अमर जवान का दर्जा दिया जाता था, लेकिन अब शहीद हुए जवान को सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट समझ करके उसे भुला दिया जाता है। क्या आपको मालूम है कि हाल ही में जब भारत पाकिस्तान वॉर खुला तो उसमें कितने अग्निवीर जवान शहीद हुए, जिनकी लाशें चुपचाप उनके घर पहुंचाई गई, लेकिन किसी भी प्रकार का उनको राष्ट्रीय लेवल का शहादत नहीं मिला। और जब देश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, किसी भी स्टेट का हो या फिर सेंट्रल का चुनाव हो, उन सब में फिर इन्हीं जवानों के खून को एक इवेंट मैनेजमेंट के तौर पर परोसा जाएगा। इस सरकार की उपलब्धि जो सबसे बड़ी मानी जाती है कि विदेश नीति सबसे मजबूत हुई है, लेकिन जरा से इस सरकार की विदेश नीति के ऊपर भी अब हम बात करते हैं, जहां हर जगह सिर्फ एक कॉरपोरेट घरानों के ही नाम आया। ये विदेश नीति कूटनीतिक मजबूती के लिए नहीं थी, ये विदेश नीति स्पेसिफिक एक बिजनेस घरानों को मजबूत और उसे कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए किया जा रहा था। अब वो चाहे ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कोयला खदानों की कॉन्ट्रैक्ट की बात हो, अब वो चाहे श्रीलंका में बंदरगाह की कॉन्ट्रैक्ट की बात हो, चाहे वो बांग्लादेश की बिजली आपूर्ति की बात हो, हर जगह अडानी अडानी अडानी। मतलब कि इस विदेशी दौरे में जनता के टैक्स के पैसे खर्च किए जा रहे थे और फायदा सिर्फ एक कॉरपोरेट घराने को मिल रही थी। पहले विदेश नीति का मतलब होता था कि दोस्ती और तकनीकी और सुरक्षा के बीच एक कूटनीतिक गठजोड़ बनाना, मजबूती होना। लेकिन आज जब पहलगाम आतंकी हमले जैसे भारत में घटनाएं होती है तो कोई भी देश खुले तौर पर भारत का राजनीतिक साथ देते हुए नहीं दिखता है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी भी कूटनीतिक मजबूती के लिए विदेशी दौरा किए ही नहीं। असल में तो वो एक कॉर्पोरेट घराने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए विदेशी दौरा कर रहे थे। और यही वो सच है भारत की कूटनीतिक जो जीत का जो ढोल बजाया जाता है, उसका सच मैंने आपको बताया। आप इन सच को एनालाइज खुद से भी कर सकते हैं, खुद से भी जाकर के हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस पीडीएफ को पढ़ करके, न्यूज आर्टिकल्स को पढ़ करके समझ सकते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं किसी न किसी अच्छे न्यूज सोर्स से आपको ये न्यूज बता रहा हूँ। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस लोकतंत्र की मंदिर जो सांसद है, वहां पर भी किस तरीके से ये सत्ता में बैठी सरकार अपने उस सांसद को कब्जे में कर रखी है। जिस लोकतंत्र की इस पवित्र मंदिर में प्रधानमंत्री हो या फिर सत्ता में बैठी सरकार हो, उसको जवाबदेह होना चाहिए था, आज उस मंदिर में ही नौटंकी ड्रामा चल रहा है। अगर उस मंदिर में अगर प्रधानमंत्री से जनता के प्रति अगर जवाबदेही या फिर उनसे जवाब मांगा जाता है तो प्रधानमंत्री वहां जवाब नहीं देते हैं, बल्कि रात को 8 बजे टीवी चैनलों पर आते हैं और मन की बातों में बस अपनी झूठ का पुंगी बजाकर चले जाते हैं। जब हाल ही में हमारे देश में जब पहलगाम आतंकी हमले हो या फिर पाकिस्तान से आतंकवाद के मुद्दों पे जब जवाब मांगा जाता है तो विदेश मंत्री एस जयशंकर को सामने फ्रंट पर डाला जाता है और वो भी टूटी फूटी जवाब देकर के टिटोल कर चले जाते हैं। मतलब कि वो भी विदेश मंत्री भी उतना ही बोले जितना सत्ता चाहती थी। सत्ताधारी सरकार की कोई भी ऐसा एक नेता नहीं था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के सभी डाउट, सभी सवालों को जवाब दे करके जाएं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि संसद में जवाब नहीं देना भी अपने आप में एक लोकतंत्र के प्रति अपराध है। और मेन स्ट्रीम मीडिया, जहां पर कभी भी जनता के असल मुद्दों की सवाल को जगह नहीं दिया जाता, विपक्ष के मुद्दे के जो सवाल होते हैं उनको कभी भी मीडिया जगह नहीं देती अपने प्लेटफॉर्म पर। और इन सब के बीच अगर किसी ने निष्पक्ष तौर पर अगर सवाल उठा दिया सरकार के प्रति तो उसे देशद्रोह, देश का एक विद्रोही घोषित कर देते हैं। इसलिए ये कहना गलत भी नहीं होगा कि लोकतंत्र अब सवालों का मंच नहीं रहा है, बल्कि सत्ता का एक खेल बन चुका है, जहां पर मीडिया उसका एक भोंपू बनकर काम कर रही है। इन सारे फेलियर का आखिरी कंक्लूजन बस इतना ही निकलता है कि भारत आज एक ऐसा मोड़ पर खड़ा है जहां पर चमचमाती हुई तस्वीरें पोस्टर पर, न्यूज की मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखाई जाती है, लेकिन इन सब पर्दे के पीछे सबसे बड़ा डार्कनेस छुपा हुआ है। जिसमें अगर हम विदेश नीति की बात करें तो प्रचार में तो विदेश नीति हमारी मजबूत दिखाई जाती है,
लेकिन असल में भारत आज बहुत अकेला है। आज भारतीय सेना को कभी भी शहादत का उस लेवल का सम्मान नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं तो उसे राजनीति के गलियारों में घसीटा जा रहा है। जिस भारतीय मीडिया को जनता का जवाब दे बनना चाहिए था, आज वो सत्ता का भोंपू बन के बैठा हुआ है। जो भारत में आज प्रधानमंत्री विदेशी दौरे कर रहे हैं वो राष्ट्र हित के लिए नहीं बल्कि एक कॉर्पोरेट हित के लिए कर रहे हैं। इसीलिए सवाल ये नहीं कि प्रधानमंत्री कितनी बार विदेशी यात्रा किए, सवाल ये है कि उन यात्राओं से भारत को क्या मिला। सवाल ये नहीं कि मीडिया ने कितने सायरन बजाए, सवाल ये है कि इन लड़ाई में भारत को कितना नुकसान हुआ, भारत के कितने जवान शहीद हुए। सवाल ये भी नहीं है कि भारत के कुछ घराने के कॉर्पोरेट को कितने कॉन्ट्रैक्ट मिले, सवाल ये है कि जनता का हक क्यों नहीं मिला। क्योंकि वर्तमान समय में अगर जनता को कुछ मिला तो महंगी तेल, महंगी गैस, बढ़ती हुई महंगाई। अब आखिरी सवाल आप व्यूअर से है कि आज का लोकतंत्र हमारे सामने एक आईने के तौर पर खड़ी है, जिसमें एक साफ साफ तस्वीर दिख रही है। जिस तस्वीर को देखने की हिम्मत आप में होनी चाहिए, वो तस्वीर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश किया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आज आप हमारे साथ सब्सक्राइब करके बने रहिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपके पास जल्द ही अगले नेक्स्ट सैटरडे को आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।